हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे आखिर रशिया ने क्यों उठाया ये बड़ा कदम। कहीं भारत को सख्त संदेश तो नहीं दे रहे हैं व्लादिमीर पुतिन? क्या इशारा कर रहे हैं भारत को दोस्तों पाकिस्तान रूसी नौसेना का बेड़ा पहुंचा करके? जी हाँ दोस्तों, वाकई में सही सुना आपने, पाकिस्तान पहुंच चुका है रूसी नौसेना का सबसे बड़ा बेड़ा। रूसी नौसेना की फ्लीट ने पाकिस्तान का दौरा करके सबको चौंका दिया है दोस्तों। बताएंगे अभी की सबसे बड़ी खबर, इसी बीच बताएंगे पाकिस्तान में नवाज शरीफ और जाकिर नाइक के बीच हुई बड़ी मुलाकात, वो भी बंद कमरे में। क्या बात हुई आपको बताएंगे इसी बीच। क्या गिर जाएगी शी जिनपिंग की चाइना में सरकार? जिनपिंग के खिलाफ बगावत शुरू, सख्ते में आई जिनपिंग तो सेना के बड़े अधिकारियों को कर लिया गया गिरफ्तार। बताएंगे दोस्तों चाइना में अंतर कलह की सबसे बड़ी खबर, इसी बीच बताएंगे लगातार आतंकी हमलों से इतना सहम गया पाकिस्तान, इतना ज्यादा खौफ में आ गए शहबाज शरीफ की खिलौनों वाली बंदूकों पर भी लगा डाला बैन। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे बिहार में निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री लेने के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा बयान, साथ ही विपक्ष ने साधा निशाना। सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत को हमेशा सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान पहुंचा रूसी नौसेना का बेड़ा। कहीं भारत को सख्त संदेश तो नहीं दे रहे व्लादिमीर पुतिन? क्या है रशिया की कूटनीति दोस्तों? दरअसल रूसी नौसेना का फ्लोटीला पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पहुंचा है। इस फ्लोटीला में फ्रिगेट RFS रेज़की, RFS अल्दार, तसी डेंजा पोव और मध्यम समुद्री टैंकर RFS पेचेंगा शामिल है। रूसी नौसेना के बेड़े के पाकिस्तान पहुंचने की यह घटना लंबे समय बाद हुई है। इससे पहले रशिया ने भारत के साथ संबंधों के कारण पाकिस्तान से दूरी बनाकर रखी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भू राजनीतिक उठापटक के कारण रशिया पाकिस्तान संबंधों में गर्मजोशी देखी गई है। इसमें पाकिस्तान रशिया ऊर्जा व्यापार भी शामिल है। दोस्तों पाकिस्तानी नौसेना के प्रोपेगेंडा विंग DGPR नेवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि रूसी नौसेना का फ्लोटीला, जिसमें फ्रिगेट RFS रेज़की और RFS अल्दार, तसी डेंजा पोव शामिल है, मध्यम समुद्री टैंकर RFS पेचेंगा के साथ सद्भावना यात्रा के लिए कराची पहुंचे। युद्धपोतों का रूसी महावाणिज्य दूत और रक्षा अताशे के साथ पाकिस्तानी नौसेना के अधिकारियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्होंने आगे लिखा कि बंदरगाह पर आने के दौरान आने वाले जहाजों के चालक दल पाकिस्तानी नौसेना के कर्मियों के साथ पेशेवर चर्चाएं करेंगे और द्विपक्षीय जहाज यात्राओं में भाग लेंगे। इसके अलावा रूसी और पाकिस्तानी नौसेना के जहाज इंटरऑपरेबिलिटी और समुद्री सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त अभ्यास करेंगे। दोस्तों 2023 में 1993 के भारत और रशिया की दोस्ती समझौते की 30वीं वर्षगांठ पर इंडिया राइट नेटवर्क और सेंटर फॉर ग्लोबल इंडिया इनसाइट्स नामक संस्था के एक कार्यक्रम में वर्तमान रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा था कि उनका देश पाकिस्तान के साथ अपनी आर्थिक भागीदारी बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसका मानना है कि एक कमजोर पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान समेत क्षेत्र में किसी के हित में नहीं होगा। बाद में अलीपोव ने अपने इस बयान पर सफाई देते हुए कहा था कि उनका देश कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जो भारत के हितों के लिए हानिकारक हो। उन्होंने कहा कि हम लगातार कहते रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में कभी भी भारत के लिए नुकसान पहुंचाने वाला कुछ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद के साथ हमारे सीमित रक्षा संबंध है, लेकिन ये बहुत सीमित है और आतंकवाद विरोधी उद्देश्यों के लिए निर्देशित है। ऐसे में आपको बताते दोस्तों कि क्या वाकई में भारत को संदेश दे रहा है रशिया? तो बता दें, विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान से दोस्ती कर रशिया सीधे तौर पर भारत को संदेश देने की कोशिश कर रहा है। रशिया भारत को यह संदेश देना चाहता है कि भारत अगर रशिया के हितों का ध्यान नहीं रखता है तो रशिया के पास भी पाकिस्तान से संबंधों को आगे बढ़ाने का विकल्प है। दोस्तों इसे ही कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। वहीं दोनों देश वर्तमान में दुनिया में अलग थलग हैं और उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता भी है। रशिया को पाकिस्तान के रूप में एक नया बाजार दिखाई दे रहा है जिसका उसने अभी तक उपयोग नहीं किया है। वहीं पाकिस्तान को भी अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रशिया की आवश्यकता है। रशिया बहुत अच्छे से जानता है कि अभी जब से डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट बनी है अमेरिका में, भारत के साथ संबंध बेहतर हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अब जितने भी हथियार पहले भारत रशिया से खरीदा करता था, अब वो सिर्फ अमेरिका से ही खरीदे। और वो ऐसा करवाने के लिए, भारत को मनवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ऐसे में रशिया भी भारत को बड़ा संकेत दे रहा है कि अगर थोड़ा बहुत भी भारत ये सोचता हो कि वो अमेरिका से हथियार खरीदे या फिर परसेंटेज में कमी करे, तो फिर रशिया भी कहीं ना कहीं भारत के दुश्मनों के साथ जा सकता है। ऐसे में अब
अब आप इसको एज अ संकेत, एज अ इंडिकेशन समझ सकते हैं कि रशिया ने नौसेना का बेड़ा पाकिस्तान पहुंचाकर एक बहुत बड़ा इंडिकेशन दे दिया है अपने भारत को। दोस्तों आप लोग इस खबर को और रशिया के इस एक्शन को किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। बाकी हमने अपनी राय आपको बता दी है, अब आपकी क्या राय है हम देखना चाहते हैं। साथ ही साथ अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो सामने लाइक का बटन है, अवश्य दबाइएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान में नवाज शरीफ और जाकिर नाइक के बीच हुई बड़ी मुलाकात। बंद कमरे में क्या हुई बात बता दें। भगोड़े मुस्लिम स्कॉलर जाकिर नाइक ने सोमवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख नवाज शरीफ से लाहौर के पास जटी उमरा स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में इस मुलाकात की जानकारी दी गई है। बैठक के दौरान नवाज शरीफ ने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए जाकिर नाइक की तारीफ की। दोनों के बीच धार्मिक और सामाजिक सहित कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई। नवाज शरीफ से बातचीत करते हुए जाकिर नाइक ने मुसलमानों से अपील किया कि वे धार्मिक प्रयासों में मामूली भिन्नताओं जैसे विभाजनकारी मुद्दों से बचें और सिर्फ अल्लाह की इबादत पर ध्यान दें। जाकिर नाइक ने गैर मुसलमानों को इस्लाम की ओर आमंत्रित करने में अपनी विशेषज्ञता का जिक्र करते हुए कहा कि उसका मिशन व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण के साथ इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है। इससे पहले जाकिर नाइक ने पिछले साल पाकिस्तान की यात्रा के दौरान लश्कर तैयबा के कमांडर मुजमिल इकबाल हाशमी और अन्य लश्कर तैयबा के सदस्यों के साथ मुलाकात की थी। नाइक को भारत में नफरत फैलाने और चरमपंथ को भड़काने के आरोप में वांटेड घोषित किया गया है। नाइक जब 30 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचा था तब लाहौर में आतंकवादी संगठन के सदस्यों द्वारा उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। पाकिस्तान में नाइक की मौजूदगी खास तौर पर लश्कर तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़ी उसकी सहभागिता ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं बढ़ा दी थी। ये समूह कई आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार है, जिनमें 2008 का मुंबई हमला भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बता दें क्या जिनपिंग के खिलाफ शुरू हो चुकी है चीन में बगावत। चीन में सेना के बड़े अधिकारियों पर गिरी गाज। जी हाँ, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रपति जिनपिंग की अगुवाई में चीन की सेना में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह केवल भ्रष्टाचार पर कार्रवाई है या फिर जिनपिंग अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट हे वेईडोंग को गिरफ्तार किया गया है। उनके अलावा झाओ केशी और फुजियान गुट से जुड़े कई जनरलों को हिरासत में लिया गया है। इन गिरफ्तारियों के बाद पीएलए के शीर्ष नेतृत्व में उथल पुथल की स्थिति है। माना यह जा रहा है कि शी जिनपिंग सैन्य अधिकारियों के बीच अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए ये सख्त कदम उठा रहे हैं। चीनी सेना में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में ये मामले तेजी से बढ़े हैं। जिनपिंग लंबे समय से सेना के आधुनिकीकरण की बात करते रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार इसमें सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। जिन अधिकारियों को हटाया गया है वे सेना के रसद प्रबंधन और सैन्य संसाधनों की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम है या फिर अपनी सत्ता बचाने में लगे हुए हैं शी जिनपिंग और दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार पर रोक लगा रहे हैं, इसीलिए इन बड़े बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन रियलिटी शायद ये भी हो सकती है कि ये बड़े बड़े अधिकारी जिनपिंग की पोल खोलने को तैयार हों और इससे पहले कि जिनपिंग एक्सपोज हो जाएं उससे पहले ही इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जा रहा हो, क्योंकि जिनपिंग का हमेशा से ही सरकार में रहने का इंटरेस्ट रहा है और हमें नहीं लगता कि वो उम्र से पहले सत्ता छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर बता दें, खिलौने वाली बंदूकों पर भी पाकिस्तान में लग गया बैन। जी हाँ, शहबाज शरीफ में डर का ये आलम है कि अब खिलौनों पर भी बैन लगा दिया गया है। जिसमें भी बंदूक जैसे खिलौने अगर हैं तो इनको बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान में स्थित पेशावर शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने खिलौना बंदूकों और पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम एक दिन पहले मुफ्ती मुनीर शाकिर की मस्जिद में हुए बम विस्फोट में मौत के बाद उठाया गया है। पेशावर के डिप्टी कमिश्नर सरमद सलीम अकरम ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि खिलौना बंदूकों और पटाखों पर सीआरपीसी धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू होगा। आदेश के मुताबिक ये प्रतिबंध ईद उल फितर 2025 के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए लगाया गया है। इससे आतंकवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने से रोका जा सकेगा। इस प्रतिबंध का उद्देश्य व्यापारियों और अधिकारियों दोनों को किसी से असुविधा न हो इसके लिए बचाना है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि खिलौना बंदूक को बेचने वालों के खिलाफ
अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं पाकिस्तान में अब डर का क्या स्थिति है, डर का क्या माहौल है, इसी खबर से अंदाजा लगा पाएंगे। इसी बीच आपको बता दें, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर मोदी जी की उस पॉडकास्ट में टिप्पणी को भ्रामक और एक तरफा बताया है। जी हाँ, पाकिस्तान ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पॉडकास्ट में जम्मू कश्मीर पर की गई टिप्पणी को भ्रामक और एक तरफा बताकर खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रविवार को अमेरिकी पॉडकास्टर लेग्स फ्रीडमैन के साथ साक्षात्कार के दौरान कहा कि भारत की तरफ से शांति के हर प्रयास का जवाब पाकिस्तान ने शत्रुता और विश्वासघात से दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए पड़ोसी मुल्क के शीर्ष नेताओं को सद्बुद्धि आए। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने मोदी की टिप्पणी के संबंध में मीडिया के प्रश्नों के उत्तर में एक बयान जारी किया और उनके दावों को खारिज कर दिया। बयान के मुताबिक ये टिप्पणियां भ्रामक और एक तरफा हैं। बयान में कहा गया है कि इन टिप्पणियों में जानबूझकर जम्मू कश्मीर के विवाद को नजरअंदाज किया गया है, जो पिछले 7 दशकों से अनसुलझा है। जबकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों को यह आश्वासन दिया था कि इस विवाद को हल किया जाएगा, लेकिन अब तक इसे हल नहीं किया गया है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तानी धरती पर समस्या पैदा करने में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बड़ी खबर बता दें, जहां खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस हेड ने पाकिस्तान को आतंकी बता दिया है। दोस्तों, कह दिया है कि भारत में पाकिस्तान समर्थित हमले इस्लामी आतंक है। जी हाँ, इससे अमेरिका समेत कई देशों को है बड़ा खतरा और डोनाल्ड ट्रंप इससे लड़ते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की हेड तुलसी गबार्ड ने भारत में लगातार हो रहे पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमलों को इस्लामी आतंक बताया है। सोमवार को न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, यह आतंक भारत और अमेरिका समेत कई मिडिल ईस्ट देशों के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम आतंकवाद से निपटने के अपने वादे पर कायम है। तुलसी रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए भारत आई हैं। तुलसी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस्लामी आतंक से लड़ने के अपने वादे को लेकर बहुत क्लियर हैं। इस आतंक ने हमें घेर लिया है और लगातार अमेरिकी लोगों पर खतरा बना हुआ है। ये भारत बांग्लादेश में लोगों को प्रभावित करता रहा है और मौजूदा समय में सीरिया, इजराइल और मिडिल ईस्ट के कई देशों में लोगों पर असर डाल रहा है। मुझे पता है कि मोदी जी इस खतरे को बहुत गंभीरता से लेते हैं। दोनों नेता इस खतरे को पहचानने और इसे हराने के लिए मिलकर काम करेंगे। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर अमेरिका भी क्लियर कर चुका है कि वो भारत में हमले करवाता है और ट्रंप इस बार मुंहतोड़ जवाब देगा पाकिस्तान को। साथ ही साथ दोस्तों, उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ज्यादा चिंतित हैं और इस समस्या से निपटने के लिए हम मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के साथ मिलकर सहयोग कर रहे हैं। अगली खबर बता दें, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर साझा किया पीएम नरेंद्र मोदी जी का ये पॉडकास्ट दुनिया भर में हो रहा है खूब वायरल। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के लोकप्रिय पॉडकास्टर एवं कंप्यूटर वैज्ञानिक लेग्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत का वीडियो लिंक साझा किया। अमेरिकी पॉडकास्टर लेग्स फ्रीडमैन के साथ रविवार को एक पॉडकास्ट में चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उनके बीच परस्पर विश्वास का रिश्ता है और वे बेहतर तरीके से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं क्योंकि वे हर चीज से ऊपर अपने राष्ट्रीय हितों को रखने में विश्वास करते हैं। मोदी जी ने कहा कि ट्रंप के साथ उनका आपसी विश्वास का रिश्ता तब भी अड़िग रहा जब रिपब्लिकन पार्टी के नेता राष्ट्रपति नहीं थे। पॉडकास्टर में मोदी जी ने ट्रंप की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक साहसी व्यक्ति बताया जिसने अपने फैसले खुद किए और जो अमेरिका के प्रति अटूट रूप से समर्पित रहे हैं। और भी बहुत कुछ कहा गया दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ट्रंप को लेकर, लेकिन ऐसे में ट्रंप ने उनके इस पॉडकास्ट को शेयर करके दर्शा दिया है कि वाकई में मेरा रिश्ता नरेंद्र मोदी जी के साथ भाई की तरह है। वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्रुथ सोशल को ज्वाइन कर लिया है। जी हां, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहला पोस्ट भी शेयर किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच ट्रुथ ज्वाइन कर लिया है। ये ट्रंप मीडिया के मालिकाना वाला एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अक्सर प्रचारित किया जाता है। पीएम मोदी जी ने इस प्लेटफॉर्म पर टू ट्रुथ के साथ अपनी शुरुआत की। इस माध्यम पर पोस्ट के लिए इसी वर्ड का इस्तेमाल होता है। अपने पहले ट्रुथ में उन्होंने अपने अच्छे दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ तस्वीर साझा की। प्रधानमंत्री ने अपने पहले पोस्ट में लिखा कि ट्रुथ सोशल पर आकर बहुत खुश हूँ, यहाँ सभी आवाजों से बातचीत करने और आने वाले समय में सार्थक चर्चा के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। जी हाँ दोस्तों, ट्रुथ सोशल जो है वो ट्विटर की तरह ही यानी एक्स की तरह ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग अपनी राय, अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्जन ने पीएम मोदी के साथ गुरुद्वारे में टेका माथा, राष्ट्रपति से की मुलाकात। जी हां, न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्जन सोमवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुरुद्वारा रकाबगंज
साहिब पहुंचे। यहाँ उन्होंने अरदास की। गुरुद्वारा कमेटी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्जन और पीएम नरेंद्र मोदी जी का सम्मान किया। इससे पहले न्यूजीलैंड के पीएम लक्जन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्जन रविवार को 5 दिवसीय भारत दौरे पर आए। उन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और आर्थिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चाएं की। इससे पहले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्जन ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री लक्जन और उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, यूक्रेन युद्ध के बारे में मंगलवार को बात करेंगे, यानी आज बात करेंगे। व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप किस बड़ी घोषणा की है संभावना? दरअसल यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मंगलवार यानी आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। ये कदम संघर्ष में एक संभावित महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। इसके अलावा ये ट्रंप के लिए अमेरिकी विदेश नीति का पुनर्निर्धारण करने का एक अवसर भी हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार शाम को एयरफोर्स वन यानी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला विमान एयरफोर्स वन में सवार होकर फ्लोरिडा में वॉशिंगटन जाते समय पत्रकारों को इस संबंध में जानकारी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम देखेंगे कि क्या हमारे पास मंगलवार तक घोषणा करने के लिए कुछ है। मैं राष्ट्रपति पुतिन से मंगलवार को बात करूंगा। उन्होंने कहा कि सप्ताहांत में बहुत काम किया गया है। हम देखना चाहते हैं कि क्या हम इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। तो वहीं बता दें, भारत पर अभी लगा भी नहीं ट्रंप टैरिफ कि उधर इतना ज्यादा घट गया देश का एक्सपोर्ट। दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमी में यह दौर काफी उथल पुथल का है। क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। ऐसे में उनका 2 अप्रैल से भारत पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान करना देश के एक्सपोर्ट सेक्टर को हिलाकर रख सकता है। हालांकि अभी भारत पर ऐसा टैरिफ लगा भी नहीं है, लेकिन भारत का एक्सपोर्ट लगातार चौथे महीने घट गया है। फरवरी में भारत से वस्तुओं का एक्सपोर्ट लगातार चौथे महीने घटकर 36.91 अरब डॉलर रह गया है। सरकार ने सोमवार को इससे जुड़े आंकड़ों जारी किए। पिछले साल फरवरी में देश को निर्यात यानी एक्सपोर्ट 41.41 अरब डॉलर का था। जी हाँ, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में देश का व्यापार घाटा घटकर सिर्फ 14.05 अरब डॉलर रह गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह इस महीने देश का आयात यानी इंपोर्ट घटना है। नेक्स्ट खबर बता दे, ट्रंप के टैरिफ वॉर पर कनाडा देगा अमेरिका को बड़ा झटका। नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बनाया अब ये प्लान। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के साथ कनाडा के संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है। ये यात्रा उस समय हो रही है जब कनाडा को अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार युद्ध और संप्रभुता के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। मार्क कार्नी, जो जस्टिन ट्रूडो के उत्तराधिकारी बने हैं और पूर्व में बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बजाय यूरोप को चुना। कार्नी ने कहा है कि कनाडा को फ्रांस जैसे विश्वसनीय सहयोगियों के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, खासकर अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध और सुरक्षा चुनौतियों के बीच। जी हां, कार्नी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कनाडा के लिए फ्रांस जैसे विश्वसनीय सहयोगियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तो वहीं बांग्लादेश को लाल टोपी जैद हामिद का बड़ा ऑफर, कहा पाकिस्तान में वापस आ जाएं, हम सीने से आपको लगाएंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में लाल टोपी नाम से कुख्यात जैद हामिद ने बांग्लादेश को बड़ा ऑफर दिया है। उसने कहा है कि बांग्लादेश को 1971 के पहले जैसे पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए। उसने ये भी कहा है कि पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश को बनाने का फैसला वर्तमान बांग्लादेशियों ने नहीं बल्कि उनके पहले की पीढ़ी ने किया था। उसने कहा कि अगर बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान में मिलता है तो वो बांग्लादेशियों को गले लगाने को तैयार है। जैद हामिद का ये बयान मोहम्मद यूनुस सरकार के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में आ रही गर्मजोशी के बीच आया है। उसने कहा कि वापस आए, हम आपको दावत देते हैं, पाकिस्तान में वापस आ जाएं, हम आपको दोनों हाथों से समेटकर अपने सीने से लगाएंगे। कोई नफरत अब हमारे दिल में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो गलतियां आपके पहले वालों की नस्लों से हुई थी। आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। आप वापस पाकिस्तान में आ जाएं, आप अपना नाम वापस पाकिस्तान करें। अब दोबारा से सफर वहीं से शुरू करते हैं जहां से खत्म हुआ था। 1971 के पहले से आपकी वही शिनाख्त है जो हमारी है, आपका वही नजरिया है जो हमारा है। अब हम सब इकट्ठे लड़े थे, दुश्मनों के खिलाफ इकट्ठे पाकिस्तान को हासिल किया था। यानी कि दोस्तों, ये पाकिस्तानी जैद हामिद बांग्लादेश को भड़काने की कोशिश कर रहा है और उसे पता है कि अभी बांग्लादेश में हथौड़ा मार देना बेहतरीन कार्य होगा, क्योंकि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए। इस पर दोस्तों आप लोग अपनी क्या कथन रखना चाहेंगे जरूर लिखकर बताइएगा। इस लाल टोपी को कैसे जवाब देना चाहेंगे दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर कहिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बताते हैं, औरंगजेब कब्र विवाद पर नागपुर में भारी बवाल, पुलिसकर्मियों पर पथराव, कई गाड़ियों को
फूका इलाके में दहशत। दोस्तों, औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद के बीच महाराष्ट्र के नागपुर के महाल इलाके में सोमवार शाम को दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान उपद्रवियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया, पथराव किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। पत्थरबाजी से कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए। फिलहाल हालात नियंत्रण में है। प्रशासन ने कहा कि किसी अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। नागपुर में तनाव की स्थिति है। एक समुदाय ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पत्थरबाजी में पुलिस के कई जवान घायल हो गए। यह हिंसा उन दावों के बाद हुई जिनमें मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाया कि विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी और बजरंग दल समेत कुछ हिंदू संगठनों के सदस्यों ने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक कपड़े को जलाया जिस पर धार्मिक बातें लिखी हुई थी। यह विरोध संभाजीनगर में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर किया गया था। स्थानीय प्रशासन ने हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही साथ बता दें, निशांत की राजनीतिक एंट्री पर बीजेपी का बयान, विपक्ष ने भी साधा निशाना। सभी नेता लालू यादव के परिवार की तरह नहीं है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की राजनीति में संभावित एंट्री को लेकर जेडीयू के भीतर ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। जेडीयू के विधान पार्षद भगवान सिंह कुशवाहा ने खुलकर विरोध जताते हुए कहा कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो फिर लालू यादव और नीतीश कुमार में कोई अंतर नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में इस तरह की पारिवारिक राजनीति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर बेवजह कयास लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में आना या न आना पूरी तरह से निशांत कुमार का निजी निर्णय होगा। प्रभाकर मिश्रा ने यह भी कहा कि सभी नेता लालू यादव के परिवार की तरह राजनीति में नहीं आते, इसीलिए इसे लेकर अनावश्यक विवाद नहीं होना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस ने दोस्तों प्रशांत कुमार को राजनीति में आने पर सॉफ्ट लॉन्चिंग का फेलियर तक बता दिया। कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने इस मुद्दे को लेकर जेडीयू पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार की सॉफ्ट लॉन्चिंग शुरू होने से पहले ही खड्डे में नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है प्रशांत कुमार के लॉन्च होने पर? साथ ही साथ अगली खबर बता दें, लखनऊ में रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए अखिलेश यादव, सीएम योगी पर बोला जोरदार हमला। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। इसका आयोजन सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद की ओर से किया गया था, जिसमें अखिलेश यादव ने धर्म गुरुओं के साथ बैठकर खजूर का रोजा इफ्तार किया है। इस आयोजन के जरिए राजनीतिक और हिंदू मुस्लिम एकता का भी संदेश देने की कोशिश की गई है। वहीं इस दौरान पत्रकारों के साथ बात करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 80 और 20 बोलने वाले योगी नहीं हो सकते। योगी वस्त्र से नहीं विचार से होता है। ऐसे में अखिलेश यादव कहीं जाए और योगी जी के खिलाफ बातें ना बोले, ये तो हो ही नहीं सकता। इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय दोस्तों, अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ बता दें, वक्फ बिल पर सड़क पर संग्राम शुरू हो चुका है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल को सदन में पेश किया जा सकता है। यह बिल 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश हुआ था, लेकिन इस पर हंगामे के बाद बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। लेकिन अब सरकार कभी भी इस बिल को पारित कराने के लिए लोकसभा में ला सकती है। इस बिल से मुस्लिम संगठनों से लेकर विपक्षी दल नाराज है। उनका आरोप है कि सरकार बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ विपक्ष मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है, जिससे मोदी सरकार को घेरा जा सके। तो वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल के बहाने केंद्र सरकार में अहम सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चेतावनी दी है कि अगर उन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया तो जब तक दुनिया है तब तक भारत के मुसलमान ये बातें याद रखेंगे। उधर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कह दिया है कि यह सिर्फ राजनीतिक विरोध है, अभी बिल आया भी नहीं है, लेकिन विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है। और दूसरा हैरान कर देने वाला तथ्य यह है कि रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास देश में सबसे ज्यादा संपत्ति है। फिलहाल वक्फ बिल पर सदन से सड़क तक सियासी संग्राम शुरू हो गया है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई मुस्लिम सांसद भी शामिल हुए। लेकिन खास बात यह है कि वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में हिंदूवादी संगठनों ने भी प्रदर्शन किया। आप कह सकते हैं कि वक्फ संशोधन बिल पर आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। जी हाँ, इस मुद्दे पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। क्या बिल लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए? देखते हैं क्या कहते हैं हमारी भारत की प्रिय जनता। इसी बीच ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।